लखनऊ का जो सेशन हो गया था 1916 में, while home rule movement was in action, which was started by two people, one was the Tilak and other was Annie Besant. ठीक है, तो उसी के बीच में जो सेशन हो गया था लखनऊ सेशन, वी डिस्कस दैट सेशन एंड मैंने आपसे ये कहा था कि फेड आउट ऑफ एजुटेशन क्यों हो गया था, क्योंकि एक स्टेटमेंट दी थी किसने, ब्रिटिश के पीएम ने। ठीक है, उसने स्टेटमेंट दी थी कि हमारा जो एम है वो क्या है, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किसको दे, इंडिया को दे, और ये काम किसको सौंपा गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, द पर्सन वाज मॉन्टेगो। जब उसको दिया गया तो उसने पब्लिकली एक डिक्लेरेशन किया, ठीक है, हिंदुस्तान के लोगों को सुनाया कि चाहते क्या है वो, उसी को फेमसली कहते हैं मॉन्टेगो स्टेटमेंट ऑफ अगस्त 1917। फेमसली जो स्टेटमेंट दी मॉन्टेगो ने, जो उसने पब्लिकली डिक्लेयर किया, कॉल्ड एज अगस्त डिक्लेरेशन। फेमसली जब क्वेश्चंस में देखा गया इस स्टेटमेंट के बारे में, तो नाम वहां पे ये होता है कि अगस्त डिक्लेरेशन क्या था, किसने दिया और इसमें क्या डिक्लेयर किया गया। ठीक है, तो ये वही प्रॉमिस था जो मॉन्टेगो ने किया था ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, जो उसने उसको काम दिया था जब उसने डिक्लेयर किया। और इसने क्या डिक्लेयर किया कि हम चाहते हैं कि हम हर एक ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को उनकी एंट्री करवाए। हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं हर एक हिंदुस्तानी को, किसमें, इन एवरी, नॉट एवरी इंडियन, वी वांट टू इन्वॉल्व इंडियंस इनटू एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सरकार की जो भी विंग्स है, हम चाहते हैं वहां पे हिंदुस्तानी इन्वॉल्व हो, वो सीखे, ताकि हम फिर उनको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे पाए। जब हम ट्रांजिशन करें, जब उनके हाथों में रूल देंगे, उसे हम सेल्फ रूल कहेंगे, लेकिन वो कब होगा, जब इंडियन सीखेंगे ये सब। ऐसे ही हम इंडियन पीपल के हाथ में गवर्नमेंट नहीं दे सकते हैं। दैट वाज अ स्टेटमेंट ऑफ मॉन्टेगो। सो इनका इतना मतलब था, पहले हम फेजेस मैनर में इंडियंस को इन्वॉल्व करेंगे, किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडियंस को इन्वॉल्व करेंगे गवर्नेंस में, इंडियंस को इन्वॉल्व करेंगे किसमें, डिफरेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स है। तो जब वो सीखेंगे तो कॉन्सिक्यूटिवली हम क्या करेंगे, हम उनको क्या देंगे, सरकार उनके हाथ में देंगे, तो जिसको वो कहेंगे सेल्फ गवर्नमेंट। तो यही तो मकसद था सबका। तो इससे सब खुश हो गए ये सुन के, तभी एनी बेसेंट ने भी होम रूल मूवमेंट को बंद किया था। उसने एक्सेप्ट किया था ये डिक्लेरेशन किसका, मॉन्टेगो का। ठीक है, लेकिन मॉन्टेगो ने ये नहीं कहा कि ये कब होगा, उसने कहा कि हम ये चाहते हैं। उसने कोई पर्टिकुलर डेट दिया ही नहीं, हम ये इस साल करने वाले हैं या अगले साल करने वाले, किसी भी साल में, XYZ ईयर, उसने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। और ना तो उसने ये कहा कि नेचर कैसा होगा इस सेल्फ गवर्नमेंट का। ठीक है, तो उसने क्लियरेंस नहीं दी, बस इतना कहा हम ये चाहते हैं। तो बहुत एम्बिग्यूटी थी, लेकिन स्टिल लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया था एट दैट टाइम इन 1917। ठीक है, तो आप हेडिंग देंगे मॉन्टेगो स्टेटमेंट ऑफ 1917। मॉन्टेगोस स्टेटमेंट ऑफ, और ये मॉन्टेगो था कौन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ये। मॉन्टेगो स्टेटमेंट ऑफ 1917, ब्रैकेट्स में वहीं पे हेडिंग में आप लिखेंगे, इसे क्या कहते हैं, अगस्त डिक्लेरेशन कहते हैं इसको, क्योंकि अगस्त के मंथ में आया था ये स्टेटमेंट मॉन्टेगो का, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अगस्त डिक्लेरेशन। August Declaration. And this will write the British government's policy in India is of an increased participation of Indians in every branch of administration and then the gradual development of the
and then the gradual development of the self-governing institutions, development of the self-governing institutions, development of self-governing institutions with the view to the progressive realization of with the view to the progressive realization of responsible government of India, as an integral part of British Empire, तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट किसकी थी? मॉन्टेगो की। यही वर्ड सेम थे कि उन्होंने जो कहा था कि हम हर किसी इंडियंस को इन्वॉल्व करते हैं एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, ताकि वो सीखे, ताकि वो रियलाइज कर पाए कि सेल्फ इंस्टीट्यूशंस कैसे होते हैं, ताकि इंडिया में हम एस्टैब्लिश कर पाए सेल्फ गवर्नमेंट। लेकिन तब भी सेल्फ गवर्नमेंट होने के बाद भी इंडिया किसके अंडर रहेगा? ब्रिटिश एम्पायर के अंडर एज एन इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट विल मेंशन नो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम वाज गिवन, no specific time frame was given and it was only British government to decide the nature and timing of the advancement, दैट वाज द मॉन्टेगो स्टेटमेंट। तो इसके बाद जो ब्रिटिश ने इंडिया के लिए और किया, दैट वाज इन एक एक्ट लाया, क्योंकि कुछ प्रोमिसेस किए, चाहे वो डिक्लेरेशन की बात हम करें तो वो उस प्रॉमिस को दिखाना था किसी न किसी फॉर्म में, तो इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक और एक्ट लाता है। कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसको अक्सर क्वेश्चंस में देखा गया या डिफरेंट जो भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो यूपीएससी हो, जेकेपीएससी हो, एसएसबी हो, तो इस एक्ट से क्वेश्चन जरूर होते हैं। ठीक है, सो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, क्योंकि इस एक्ट में काफी सारी डेवलपमेंट्स की गई, जिससे ये बताया गया कि इंडियंस को इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि जो स्टेटमेंट थी, जो प्रॉमिस किया था किसने? मॉन्टेग्यू ने, तो उन प्रॉमिसेस को कहीं ना कहीं पर रिफ्लेक्ट करना था, इसीलिए एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या इसी को हम कहते हैं फेमसली मॉन्टेगो क्लेमेसफोर्ड रिफॉर्म्स। ये कौन थे? द पर्सन वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये कहां फंक्शन कर रहा था? लंदन में, वहां की पार्लियामेंट में एज ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर इंडियन गवर्नेंस। और ये कौन थे? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, जो ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन कहां पे देख रहा था? हिंदुस्तान में बैठ के। तो इन दोनों ने फिर क्या बना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, फेमसली कॉल्ड एज मॉन्टेगो क्लेमेसफोर्ड रिफॉर्म्स। अभी मैं वो पार्ट नहीं बताऊंगा, आई विल कम टू दैट।
गांधीयन फेज अलग ही पड़ा था, 1915 में ही आए थे। आई विल स्टार्ट इट सेपरेटली, गांधीयन फेज इन इंडिया, ठीक है। हाँ, सो जब इन्होंने अब जो किया ब्रिटिश ने, वो इस एक्ट के फॉर्म में किया। अब देखो, अब यहाँ पे इंडिया में सेटअप कैसा था, प्रोविंसेस थे और सेंटर था। जैसे आजकल इंडिया में स्टेट एंड सेंटर है, तब क्या थे, प्रोविंसेस और सेंटर। प्रोविंसेस में भी सरकार होती थी और सेंटर में भी सरकार होती थी। अब जो प्रोमिसेस किए थे वो दोनों जगह दिखने चाहिए थे, प्रोविंसेस में भी और सेंटर में भी। तो वही हम अलग अलग तरीके से देखेंगे इनके प्रोविजंस क्या थे इस एक्ट में, इनने क्या क्या लिखा था इस एक्ट में, जिससे दिखा कि कहीं ना कहीं पे प्रोमिसेस को निभाया गया था, लेकिन नॉट ऑन द फुल कैपेसिटी, जहां पे एक्सपेक्टेशन हाई थी इंडियंस की कि कुछ ऐसा होने वाला है जैसे सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन बस इनने कुछ चेंज लाई, दो चेंज वर आल्सो पॉजिटिव फॉर इंडियन पीपल। तो ये चेंज हम अलग से देखेंगे, किस पे, प्रोविंशियल लेवल पे और किस पे, सेंट्रल लेवल पे। प्रोविंसेस मतलब जो उस टाइम में ब्रिटिश के प्रोविंसेस थे, स्टेट्स आई मीन टू से, और सेंटर पे अलग हम देखेंगे। सबसे पहले वी विल सी प्रोविजंस। किस लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे। अब प्रोविंस में जैसे आजकल है, हम देखते हैं यूटी, चलो मान लेते हैं कि जेएनके से स्टेट एक प्रोविंस है इस टाइम पे इंडिया का, जिसको हम आजकल स्टेट कहते हैं। तो यहां भी अपनी सरकार होती है, यहां भी एमएलएस बनते हैं। अब समझ लो, दैट मींस दो टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स, या गवर्नमेंट नहीं, दो टाइप ऑफ दिस पॉलिटिकल सिस्टम होता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, यानी कि जो भी एमएलएस बने जेएनके में, वो क्या है, लेजिस्लेचर है। एमएलएस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो सब बैठेंगे यहाँ की असेंबली में। लेकिन उन एमएलएस में कुछ लोग बनते हैं मिनिस्टर्स, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एमएलएस का काम क्या करना है, कानून बनाना स्टेट के लिए। एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स का काम क्या करना है, उसको इंप्लीमेंट करवाना। यही तो काम होता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का। तो वही प्रोविंशियल लेवल पे उस टाइम पे यही दो विंग्स थे, कौन सा, लेजिस्लेटिव विंग और एग्जीक्यूटिव विंग। तो सबसे पहले वी विल सी प्रोविंशियल लेवल पे लेजिस्लेटिव विंग में क्या चेंज लाई गई या क्या कुछ नई चीजें ऐड की गई, यानी कि प्रोविंसेस में जो कानून बनाने वाले लोग थे उनके लिए क्या चीजें ऐड की गई। अब जैसे आजकल हम देखते हैं जेएनके स्टेट में कितने एमएलएस थे, अभी 90 एमएलए जिनका इलेक्शन हो गया, यानी कि 90 एमएलए जब बने, वो पूरा क्या बनाता है, जेएनके स्टेट का लेजिस्लेचर बनाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली बनाते हैं। उस टाइम पे वैसे ही प्रोविंसेस जो थे वहां पे भी क्या था, लेजिस्लेचर यही था, लोगों को चुना जाता था डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से एज द एमएलएस, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो रिप्रेजेंट करेंगे लोगों को। लेकिन इस टाइम पे चेंज क्या थी, अभी तक हम देख रहे थे मेजॉरिटी होती थी ब्रिटिश की, जब भी होते थे, जैसे नॉमिनेटेड मेंबर्स हमने काफी बार देखा कि ब्रिटिश खुद नॉमिनेट करती थी मेंबर्स। लेकिन इस टाइम पे चेंज क्या आया कि पहली बात, लेजिस्लेचर को बड़ा किया गया, इनका साइज बढ़ाया गया। साइज मतलब कि मेंबर्स बढ़ाए गए इनके, किनके, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, जो प्रोविंसेस में थे। अब ये मेंबर्स कैसे चुने जाते थे, इसमें परसेंटेज अलग रखी गई। फॉर एग्जांपल 70% ऑफ, अब जितने भी थे, हर एक प्रोविंस का अलग अलग होता है। जैसे जेएनके में 90 एमएलए, किसी और स्टेट में 100 एमएलए हो सकते हैं, किसी स्टेट में 50 एमएलए हो सकते हैं। तो वैसे ही जितने भी एमएलए एक प्रोविंस में होंगे, उसमें से 70% कौन होंगे, 70% क्या होंगे, इलेक्टेड होंगे। और जो इलेक्ट होंगे, ये कैसे इलेक्ट, इनको कौन इलेक्ट करेगा, डायरेक्टली। कौन करते, डायरेक्टली लोग करते, बाय पीपल। वही जो एज थी वोटिंग की, वही डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। जो इसके बाद नेक्स्ट परसेंटेज थी, दैट वाज 20%। ये कौन थे, ये वैसी जैसे पुराना था, दैट वाज द मेंबर्स वर नॉमिनेटेड। लेकिन ये नॉमिनेटेड कौन से होते थे, ऑफिशियल्स। हमने देखा था ऑफिशियल्स, और कौन होते थे, नॉन ऑफिशियल्स। 20% नॉमिनेटेड कौन करेगा, गवर्नर इस प्रोविंस का। As I mentioned कि हर एक प्रोविंस का क्या था, गवर्नर होता था। सेंटर में कौन था, वाइसरॉय था। प्रोविंस में कौन था, गवर्नर था। तो इन 20% लोगों को कौन नॉमिनेट करेगा, गवर्नर ऑफ दैट प्रोविंस। लेकिन ये कौन होंगे, ऑफिशियल्स। बचे कितने, 10%। ये भी कौन होंगे, नॉमिनेटेड, लेकिन ये कौन होंगे, नॉन ऑफिशियल्स। ये बनाया गया स्ट्रक्चर किसका, लेजिस्लेटिव बॉडी का। हर एक प्रोविंस में जितने भी लोग होंगे, उसमें से 70% इलेक्टेड होंगे, जिनको लोग सीधे चुनेंगे। 20% नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स होंगे, जिनको गवर्नर नॉमिनेट करेगा। 10% नॉमिनेट होंगे, कौन, नॉन ऑफिशियल। इनको भी कौन नॉमिनेट करेगा, गवर्नर ही करेगा, ठीक है। तो दैट वाज 100% मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कहां पे थे, प्रोविंसेस में थे, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसमें फर्स्ट पॉइंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आप लिखेंगे प्रोविंशियल, हाँ,
पीपल कैन, ये था ना, लोगों तक था जिसको वो चुनना चाहेंगे। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लेजिस्लेचर में आप लिखेंगे लेजिस्लेटिव विंग में, नंबर 1, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर एक्सपैंडेड, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर एक्सपैंडेड। ये हेडिंग्स दी आपने। फर्स्ट हेडिंग हमारा एक्ट है, उसमें हम एक्ट में देखेंगे प्रोविजंस क्या थे एक्ट में। प्रोविजंस किसके लिए? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए। उसमें भी कौन? लेजिस्लेटिव विंग उसका, प्रोविंशियल लेवल पे, यानी कि स्टेट्स में जो लेजिस्लेटिव विंग होगा वो कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उनके फंक्शंस क्या होंगे, अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे लेजिस्लेटिव विंग में चेंज। हाँ जी, लिखा। Now you'll write number 1. Legislative councils were expanded. Legislative councils were expanded. Were expanded in which there were, तो ये पॉइंट्स में लिखेंगे आप 70% इलेक्टेड, और साथ में ये भी लिखेंगे कैसे, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, डायरेक्टली बाय पीपल। नंबर 2, 20% कौन होंगे? नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स, एंड 10% नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स। यानी कि मेजॉरिटी शिफ्ट हो रही थी। अब ज्यादा कौन थे? हिंदुस्तानी थे। यही तो बोला था मॉन्टेग्यू ने, हम हिंदुस्तानियों को एंटर करवाना चाहते इनटू द काउंसिल, उनको सिखाना चाहते कि कैसे सरकार चलाई जाती है। नहीं, अब ये खुद देखेगा गवर्नर उसको क्या करना है। वो 20% अपने उठाएगा, वो कहीं से भी अब नॉमिनेट कर सकते हैं, गवर्नर तक है। और जाहिर सी बात है वो क्यों इंडियंस को उठाएगा? इंडियंस को तो मिल रही है अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन, तो जाहिर यहाँ पे कौन होंगे? ब्रिटिशर्स ही होंगे। नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स की बात कर रहा हूँ। अब वो तो सेंटर की बात हो रही थी तब। हम तो अब देखो हम क्या डिस्कस करें, प्रोविंशियल लेवल पे, ठीक है। हाँ, तो जो दूसरा इसी प्रोविंशियल लेवल पे चेंज थी कि पहली बार वुमेन को राइट टू वोट मिल रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, ये अक्सर पूछा जाता है, राइट टू वोट फॉर वुमेन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। ठीक है, तो ये वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट है जहां पे पहली बार वुमेन को मिला राइट टू वोट। दैट वाज ऑन द प्रोविंशियल लेवल की बात कर रहा हूं, लेजिस्लेचर में। ठीक है, सो थर्ड थिंग जो ऐड की गई इसमें कि पहली बार प्रोविंसेस का और सेंटर का बजट अलग किया गया। अभी तक क्या चल रहा था, जो भी बजट बनता था वो सेंटर में बनता था और वो सारे प्रोविंसेस पे लागू होता था। मान लो जे.एंड.के है, जे.एंड.के का बजट बनेगा सेंटर में, तो हम इससे खुश होते नहीं, क्योंकि हमारा बजट वो बना रहे हैं, ये कैसे जस्टिफाइड है? हमारा बजट यहाँ की असेंबली बनाएगी, तो बनाते भी है, हर एक स्टेट अपना अपना बजट बनाती है। तो वही था, पहली बार यहीं पे हो गया, इस एक्ट ने किया वो चेंज कि सेंट्रल बजट और प्रोविंसेस बजट, आज के हिसाब से स्टेट का बजट, ये पहली बार अलग किया गया। ठीक है, दैट वाज द थर्ड चेंज इनटू द provincial legislative wing. ठीक है, second point we will mention, women were also given, second point we'll mention, women were also given the right to vote, the right to vote, were also given the right to vote. Number 3, the act separated for the first time, the act separated for the first time provincial budgets, the act separated for the first time provincial budgets from the central budget, provincial budgets from the central budget, and authorized the provincial legislatures
provincial legislatures to enact their budgets. To enact their budgets. अब ये तो पहली बार बजट क्या होता है? व्हाट इज बजट? क्या होता है बजट? पैसे का आना कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ जाएगा। सिंपली ऐसे याद रखो कि बजट क्या होता है। ये बजट आप भी बनाते होंगे अपने लिए, पॉकेट मनी आएगी फलानी तारीख को आएगी और कहाँ कहाँ मुझे खर्च करनी है, तो आप पहले ही प्लान बना के रखते हो ना, वो आपका बजट है। आप कैसे बना रहे हो? ऐसे सरकार को बनाना पड़ता है, ऐसे ही गवर्नमेंट्स को बनाना पड़ता है कि इस साल हमारे पास पैसा किन किन जरियों से आएगा, कौन कौन से सोर्सेज से आएगा और हमें किस किस पे खर्च करना है। इस हिसाब को जब ये लिखा जाता है इसी को कहते हैं बजट। ठीक है ना। तो वही बजट की मैंने भी बात की थी कि ये बजट अब सेंटर अलग बनाएगा और प्रोविंसेस अलग बनाएंगे। अभी तक क्या हो रहा था? सेंटर में सब बन रहा था, वही प्रोविंसेस का बजट भी बना रहे थे कि इस प्रोविंसेस में कहाँ से पैसा आएगा, वो किस पे खर्च करेंगे। ठीक है। तो दैट वाज एक्चुअली इनजस्टिस विद द प्रोविंसेस। तो इस एक्ट ने उसको अलग किया कि प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स है वो खुद अपना बजट बनाएंगे। तो ये किसने किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में। लेकिन साथ में एक और चीज रखी इसमें बजट में कि इस बजट में अब देखो, जब बजट है, फॉर एग्जांपल मान लो हमारा ये अभी लेजिस्लेचर यहाँ पे है, आप एमएलए हो, सब एमएलएस बैठे हैं, हमने बजट बनाया अपने लिए कि हम हमारा पैसा इस साल कहाँ कहाँ से आ रहा है और हमें किस किस पे खर्च करना है। तो मैंने बनाया, मान लो कि आई एम द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस असेंबली, ठीक है, मिनिस्टर हूँ मैंने बनाया बजट, तो मैं एक एक कॉपी सबको बांटूंगा। आप क्या करोगे? आप पढ़ोगे उस पर कि कहाँ से पैसा आना है, कहाँ खर्च होना है, तो फिर आप वोट करोगे क्या ये सही या नहीं। क्योंकि अगर मैं हूँ, मुझे तो आपकी मंजूरी मिलनी चाहिए सबकी, तभी तो मैं उसको आगे बढ़ा पाऊंगा बजट को। तो दैट मीन्स वोटिंग होती है बजट पे। ठीक है। या आप किसी पे एतराज भी उठा सकते हो। कोई आपको ऐसा, फॉर एग्जाम्पल मैंने हेल्थ दिस डिपार्टमेंट पे रखा है, कुछ ज़्यादा ही खर्चा रखा है मैंने कहा इस पर 50 करोड़ हम खर्चा करेंगे, तो आपको अगर लगेगा कि नहीं ये तो ज़्यादा हो रहा है 50 करोड़, ठीक है, इस पर 10 करोड़ काफ़ी है, तो आप उस पर यू कैन से दैट वहाँ पे पॉइंट रेज कर सकते हो अपना कि यहाँ पे हमें ज़्यादा लग रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है। तो हर एक आइटम को आप अलग अलग देखोगे कि किस डिपार्टमेंट पे कितना खर्चा इन्होंने रखा है, तो फिर उसमें वोटिंग होती है किस पे? बजट पे। जब आप सब लोग वोट दोगे कि हाँ जी हम इस बजट के साथ सहमति रखते हैं, तभी वो पास हो पाएगा, तभी हम उसमें कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पर इनने क्या कहा कि 70% जो बजट का होगा, प्रोविंसेस की बात कर रहा हूं, वी आर डिस्कसिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, 70% ऑफ बजट जो है वो होगा नॉन वोटेबल। नॉन वोटेबल मतलब जो भी बजट में लिखा है 70% उसमें क्या होगा, उस पर वोट शोट नहीं करना, वो हम सीधे समझेंगे वो क्या है? पास्ट। ये अपना पावर दिखा रहे थे यहाँ पे। बस कितना बचा फिर वहां पे? 30%, यानी कि सिलेक्टेड आइटम्स पे आप वोट कर सकते हो। मान लो कि हमने बजट जो बनाया था उसमें हमने लिखा था हेल्थ पे हमें कितना खर्च करना है, कहाँ से पैसा आ रहा है, हमने लिखा था एजुकेशन के बारे में, हमने लिखा था एग्रीकल्चर के बारे में। तो ब्रिटिश ने क्या किया? मान लो कि हेल्थ पे वोट नहीं करना है, जो लिखा है वही होगा, एजुकेशन पे वोट नहीं करना है, जो लिखा है वही होगा, तो मान लो एक पे इजाजत मिली एग्रीकल्चर पे वोट करो। तो यही होता आइटम्स, बजट में ये आइटम्स थे। तो 70% ऑफ आइटम्स पे वोट करने का हक नहीं था, ओनली कितने पे था? 30% ऑफ बजट आइटम्स पे वोट करने का हक दिया गया किनको? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को। क्लियर हो गया? तो इसमें आप देखेंगे और इन दिस बजट, नेक्स्ट विल ऐड इन दिस पॉइंट, इन दिस बजट 70% ऑफ आइटम्स, in this budget 70% of items were non-votable, 70% items were non-votable and 30% items were votable. 30% items were votable. तो ये चेंज कहां पे लाई? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। देखो मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, लेजिस्लेचर क्या होता है? लेट इट बी द असेंबली ऑफ J&K, लेट इट बी द स्टेट। ठीक है। तो इस असेंबली में कौन बैठते हैं? एमएलएस बैठते हैं। मान लो यहाँ कितने एमएलएस बैठे हैं? 90 एमएलएस बैठे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। इसमें क्या था? जो भी हम अभी चेंज डिस्कस कर रहे थे वो ये था। इसके साथ क्या चेंज थी? हमने देखा था जितने भी लोग हैं इसमें से 70% इलेक्टेड आएंगे, 20% नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स आएंगे, 10%। ठीक है। चलो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ आई।
J&K कितने टोटल है MLAs? 90 MLAs। इसमें से 70% होंगे इलेक्टेड, जिनको लोग चुनेंगे। कितने होंगे इसके 70%? या इलेक्टेड भी चलो इसको इजी बनाते हैं, लेट्स टेक इट 100। आपकी कैलकुलेशन के लिए मैं इसको इजी बनाता हूं। 100 MLAs आर देयर, 70% इलेक्टेड, कितने होंगे? 70 MLAs इलेक्टेड होंगे, ठीक है। 20% नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स, तो कितने होंगे वो? 20 MLAs कौन होंगे? नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स। बच्चे कितने? 10 MLAs होंगे नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स, ऐसा कुछ बोला गया, ये होगा, ठीक है। सेकंड बताया था कि इनके लिए वोट जो है इन मेंबर्स के लिए वुमेन भी कर सकती है। थर्ड जो था, ये जो सब यहाँ बैठे हैं लोग MLAs, इनका काम क्या है? कानून बनाना। इनका काम क्या है? बजट पे वोटिंग करना। जब बजट बनाएगा सरकार तो उस पर वोटिंग करनी है। तो ये कहा कि बजट पे ये लोग 70% आइटम्स पे वोट नहीं कर सकते, 30 पे कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात एग्जीक्यूटिव की। अब हम दूसरे विंग पे आते हैं, एग्जीक्यूटिव। लेकिन फर्स्ट वी नीड टू नो अबाउट व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इन 100 MLAs में जितने लोग मिनिस्टर्स बनेंगे तो वही होगा एग्जीक्यूटिव विंग, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल के हिसाब से जो हमारा अभी आजकल इंडिया का सेटअप है, तो 15% लोग बनते हैं क्या? मिनिस्टर्स। आउट ऑफ जितने भी टोटल MLAs हैं, इसमें से 15% क्या बनते हैं? मिनिस्टर्स बनते हैं, MLAs नहीं, मिनिस्टर्स। यहां मैं यहां की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल स्टेट की बात कर रहा हूं, एक्सेप्शन को दूर करो। अभी नॉर्मल जो स्टेट है वहां पे क्या है? जितने भी MLAs एक असेंबली में बैठते हैं स्टेट में, उसमें से 15% लोग क्या होते हैं? मिनिस्टर्स होते हैं। हमारे एग्जाम्पल में 100 MLAs, 15% कितना हो गया? 15 मिनिस्टर्स होंगे। लेकिन इसमें से कुछ मिनिस्टर्स यहां से भी आएंगे, कुछ मिनिस्टर्स यहां से भी आ सकते हैं, और कुछ मिनिस्टर्स यहां से भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं में तो मिनिस्टर्स बनाने हैं हमें, ठीक है। 15 मिनिस्टर्स चुनने हमें, तो हो सकता है 5-6 मिनिस्टर्स यहां से आए, ठीक है। 4-5 मिनिस्टर्स यहां से आए, और 4-5 मिनिस्टर्स यहां से आए, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव में चेंज क्या लाएगी? अब जितने भी मिनिस्टर्स हैं, लेट इट बी 15 मिनिस्टर्स अकॉर्डिंग टू आवर एग्जांपल, तो एग्जीक्यूटिव में क्या चेंज लाएगी? तो सेकंड आप लिखेंगे प्रोविंशियल, वेट, मिनिस्टर्स बनाता है सीएम चुनता है। अब देखो जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया, यहाँ पे जो MLAs होते हैं इनमें से एक सीएम भी होगा। सीएम फिर खुद चुनता है कि मुझे किस किस को मिनिस्टर बनाना है। या पॉलिटी में सीखोगे कि बट इज द एक्चुअल प्रोसेस की कैसे बनता है, दिस मिनिस्टर कैसे बनते हैं और कौन बनाता है, और उसी का पावर होता है उनको हटाने का भी। विल नॉट डिस्कस इट हियर। किस टाइम पे? वही बता रहा हूँ मैं आगे। अभी आपने देखा कि क्या है, लेजिस्लेटिव विंग है। एग्जीक्यूटिव में क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, तो वही तो हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रोविंशियल, एग्जीक्यूटिव। तो जितने भी अब मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, ये 2 टाइप के बनाए गए। 15 थे हमारी एग्जाम्पल में, 15 मिनिस्टर्स, लेकिन इसमें डिवीजन था, 2 टाइप के मिनिस्टर्स बनाए गए। ये कौन कौन से? एक तो थे एग्जीक्यूटिव, काउंसलर्स। एक टाइप ऑफ मिनिस्टर क्या कहते थे? एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स। और सेकंड होते थे पॉपुलर मिनिस्टर्स, ठीक है। हमारी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मान लो कि 15 मिनिस्टर्स चुनने थे, या 15 मिनिस्टर्स थे एग्जीक्यूटिव में, जो जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। उसमें से कुछ को बनाया एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, ये भी मिनिस्टर्स थे लेकिन इनका नाम था अलग, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, और कुछ को बनाया पॉपुलर मिनिस्टर्स, ठीक है। अब ये कौन थे? फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स जो थे, दे वेर नॉट अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। नॉन अकाउंटेबल का मतलब क्या है? वापस आते हैं अपनी एग्जाम्पल पे। जो ये 15 मिनिस्टर्स बने, ये जब काम करते हैं सरकार बना के, इनको हिसाब देना पड़ता है, किसको? पूरी बॉडी को, लेजिस्लेचर को इनको हिसाब देना पड़ता है। जैसे आप देखते हो सवाल पूछते हैं असेंबलीज में, ठीक है, वहां पूछते हैं कि आपने ये किया, क्या, कैसे किया, तो ये अकाउंटेबल होते हैं किसको? पूरे लेजिस्लेटिव असेंबली को। यानी कि जितने भी मिनिस्टर्स बनते हैं, दे आर अकाउंटेबल टू असेंबली। उनको हिसाब देना पड़ता है, उनको जवाब देना पड़ता है, कहां पे? असेंबली में। जैसे आजकल चल रहा है, हाउस चल रहा है ना, जैसे कल भी आपने देखा होगा वो क्लिप्स कुछ वायरल हो गई थी, जैसा आगा रूहुल्ला जो है उनने बहुत कुछ सवाल उठाए। वो क्या था? वो सवाल उठा रहे थे किन पे? मिनिस्टर्स पे, कि आप क्या कर रहे हो, अब क्या वहां पे कश्मीर में कर रहे हो, ठीक है। ऐसी फिर इंजीनियर रशीद वाज देयर, ही आल्सो डिलीवर्ड अ स्पीच। वो भी सवाल ही पूछ रहे थे किनसे? मिनिस्टर। वो किससे सवाल पूछ सकते हैं? जो सरकार चला रहे हैं, तो मिनिस्टर से सवाल पूछे जाते हैं। तो दैट मीन्स एवरी मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा,
लेजिस्लेचर, वैसे ही स्टेट में होता है एवरी मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट रेसिड्यू असेंबली। लेकिन ब्रिटिश ने तब क्या किया, जो उन्होंने मिनिस्टर्स बनाए, दो किस्म के मिनिस्टर्स, एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, ये जवाबदेह नहीं थे, ये कुछ भी करेंगे इनसे कोई जवाब नहीं। तो कौन होंगे ये मिनिस्टर्स? खुद ब्रिटिश वाले, इनके ही होंगे ना। जैसा हमने देखा था 20% 10% ये अपने लोग चुनते थे, तो ये वही वाले मिनिस्टर्स थे जो ब्रिटिश के लोग मिनिस्टर्स होते थे। ब्रिटिश पीपल ये नहीं चाहते थे इंडियंस हमसे जवाब मांगे, हम अकाउंटेबल रहे इंडियंस को। लेकिन जो पॉपुलर मिनिस्टर्स थे ये कौन से वाले में होंगे? खुद आप गेस करो, ये कौन सी कैटेगरी में चुने जाते होंगे? इस वाले में, ठीक है। जो ये पॉपुलर मिनिस्टर्स है ये इसमें से चुने जाते थे मिनिस्टर्स, ठीक है। ये जवाब देते किसको? हाउस को। दैट मीन्स दे वर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। तो पॉपुलर मिनिस्टर्स दे वर अकाउंटेबल टू, तो जाहिर सी बात है, लॉजिकल है। ब्रिटिश नहीं चाहता था हमसे सवाल पूछे कोई हिंदुस्तानी कि आपने क्यों ऐसी हरकत की, या कोई भी एक्शन जो हमने लिया मिनिस्टर एज अ मिनिस्टर, दे वर नॉट एक्चुअली लाइकिंग दिस थिंग कि हमसे हिंदुस्तानी सवाल पूछे। लेकिन जो ये वाले मिनिस्टर्स होते थे अक्सर ही कौन होते थे? इंडियंस ही होते थे। तो इनके लिए रखा गया कि दे वर अकाउंटेबल, इनको हिसाब देना है, इनको जवाब देना है। ये पहली चेंज थी कि मिनिस्ट्रीज दो बनाई गई। कहां पे? एग्जीक्यूटिव विंग में। एक थे कौन? एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, जो अकाउंटेबल नहीं थे, जो जवाबदेह नहीं थे किसी को भी। और कौन थे? पॉपुलर मिनिस्टर्स, इनको जवाब देना था किसको? जो पूरा लेजिस्लेचर हाउस था, ठीक है। तो यू मेंशन दिस एग्जीक्यूटिव में, हेडिंग दी आपने प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव, इन दिस यू राइट फर्स्ट पॉइंट। और जो ये सिस्टम है ना, आई विल एड वन मोर थिंग, जो ये वाला सिस्टम है जहां पे दो टाइप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए, इट्स कॉल्ड एज डायआर्की। डाई मीन्स टू, ठीक है। टू टाइप ऑफ मिनिस्टर्स, कौन कौन? एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और पॉपुलर मिनिस्टर्स। अब लिखेंगे आप, नंबर 1, डायआर्की वाज इंट्रोड्यूस्ड। डायआर्की वाज इंट्रोड्यूस्ड which means the rule of two, which means the rule of two, that is number 1 points में लिखेंगे आप executive counselors, that is in points will mention executive counselors, साथ में ये भी लिखा जाएगा कि they were not accountable to legislature. Executive councillors not accountable to legislature. And second, popular ministers. Popular ministers, इसमें क्या था? Accountable to legislature. हाँ जी, लिखा। और जिस एग्जीक्यूटिव का हेड होता था, जैसे अभी उन्होंने सवाल उठाया था कि सीएम उस टाइम पे भी था, इस टाइम पे सीएम नहीं होता था। इस एग्जीक्यूटिव को हेड कौन करता था? खुद गवर्नर। गवर्नर वाज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो दूसरा पेज नंबर 2, गवर्नर वाज द हेड ऑफ द प्रोविंस, यानी कि पूरे प्रोविंस का, ये दोनों का हेड था, लेजिस्लेचर का भी और दिस एग्जीक्यूटिव का भी, वाज द हेड ऑफ द प्रोविंस, हेड ऑफ द प्रोविंस। अब जो हमने अभी तक सीखा कि हमने ये देखा एमएलएस कैसे बने इलेक्शन से, फिर मिनिस्टर्स कैसे बनाए, उन्हीं एमएलएस के बीच से मिनिस्टर्स को निकाला गया कि कौन कौन मिनिस्टर बनेगा। अब मिनिस्टर्स का काम क्या होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ मिनिस्टर्स? हाँ, कौन करेगा? मिनिस्टर्स, मतलब अलग अलग काम दिया जाएगा मिनिस्टर्स। जैसे अभी है एक मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर है, दूसरा क्या हेल्थ मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे काम करते हैं, यानी कि सरकार जो बनती है, जो मिनिस्टर्स हमने अभी लिखे थे अपनी एग्जाम्पल में 15 मिनिस्टर्स, उनका काम क्या? सरकार को चलाना। आप यानी कि जो सब्जेक्ट्स लिखे कि प्रोविंस में क्या क्या सब्जेक्ट्स है, जैसे स्टेट में आजकल कौन कौन सा सब्जेक्ट स्टेट देख सकता है, तो उस पर कानून बनाना, उस पर रूल्स बनाना किनका काम है? मिनिस्टर्स का काम है। वही काम करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो लेकिन इस टाइम पे क्या हो गया, इन सब्जेक्ट्स को जिस पे प्रोविंस को काम करना था, एग्जीक्यूटिव को काम करना था, इन सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया कि ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स थे, मान लो कि मिनिस्टर्स बन गए प्रोविंस में, मिनिस्टर्स का काम क्या था? सब्जेक्ट्स पे काम करना। सब्जेक्ट्स मतलब कि जो भी प्रोविंस का पावर है उन चीजों पे लॉ एंड रूल्स बनाना,
लेट इट बी फॉर एग्जाम्पल हेल्थ एक सब्जेक्ट है, ठीक है, एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर एक सब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसी इरिगेशन एक सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट है। तो इन सबको मिनिस्टर्स ही देखते हैं। लेकिन जितने भी सब्जेक्ट्स उस टाइम पे थे इनको दो कैटेगरीज में बांटा गया। कितने में? 2 कैटेगरीज में। ये कौन सी कैटेगरीज थे? एक तो रखे गए जैसे आजकल जेएनके में क्या है, जेएनके में है लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस। ये किसके अंडर है? सेंटर के अंडर। आजकल ना तो पुलिस को कोई कुछ बोल पाता। अभी आपने देखा होगा वीडियो क्लिप, उमर को रोका जा रहा है, पुलिस रोक रही है, फिर लोग बोल रहे हैं कैसा सीएम है। लेकिन लोगों को ये भी पता होनी चाहिए पुलिस कंट्रोल कौन करता है? अभी सेंटर करता है, इट्स नॉट अंडर द सीएम। अगर सीएम के अंडर होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती उमर को हाथ लगाने की। लेकिन उनको सेंटर से ऑर्डर आ रहे हैं तो वो रोक रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही लॉ एंड ऑर्डर वो भी किसके अंदर है? सेंटर के अंडर। टाइप ऑफ, इसी को हम बोलते हैं रिजर्व सब्जेक्ट्स है, जो कौन देख रहा है? खुद सेंटर। तो सोचो यहाँ पे रिजर्व सब्जेक्ट्स कौन देखेगा? लॉजिकली मुझे बताओ, एक तो गवर्नर ऊपर है ही मिनिस्टर्स बनाए थे ना 2 किस्म के, उसके साथ जोड़ो लॉजिकली। मैंने कब कहा ऑफिशियल्स? मिनिस्ट्रीज मैंने ऑफिशियल्स कहा? मैंने कहा 2 किस्म के मिनिस्टर्स बनाए गए थे। कौन कौन से? एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और पॉपुलर मिनिस्टर्स। जो रिजर्व सब्जेक्ट्स होंगे लॉजिकली सोचो किन के अंडर होंगे? एग्जीक्यूटिव, वो कौन थे? ब्रिटिश, अपने लिए रिजर्व रखे, उनको हिसाब देना ही नहीं है। गवर्नर मिलके किन के साथ? एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स के साथ वो क्या चलाएगा? रिजर्व सब्जेक्ट। इसमें क्या क्या आता था उस टाइम पे? फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर वाज देयर, ये तो चाहते थे अपने अंडर रखना ही, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर वाज देयर एंड फाइनेंस वाज देयर, इंपॉर्टेंट मैटर्स अपने अंदर रखे इनने। ऐसे ही दिस लैंड रेवेन्यू वाज देयर, इरिगेशन वाज देयर, एटसेट्रा। और भी सब्जेक्ट्स इनके अंदर थे। ये सब्जेक्ट्स कौन देखते थे? ये कौन एडमिनिस्टर करते थे? गवर्नर किन के साथ मिलके? एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स। वो तो हमें पता है वो जवाबदेह नहीं है, तो वो जो भी करेंगे विद फाइनेंस, विद लॉ एंड ऑर्डर, विद लैंड रेवेन्यू, दे आर नॉट अकाउंटेबल, ठीक है। और जो बाकी सब्जेक्ट्स होते थे उन्हें कहते थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। अब ये सब्जेक्ट्स कौन देखते थे? गवर्नर किन के साथ मिलके? पॉपुलर मिनिस्टर्स। ये समझ आ रहा है आपको? ये क्या हो रहा है? सबको समझ आ रहा है? ये वो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे। यहाँ पे वही जैसे आजकल पंचायत को पावर मिलते, यहाँ पे क्या था? हेल्थ। कोई गर्ज नहीं था ब्रिटिश को हेल्थ के साथ, इंडियंस की हेल्थ के साथ। एजुकेशन, दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल, पढ़े या ना पढ़े हमें कोई उससे गर्ज नहीं है। लोकल गवर्नमेंट जो हिंदुस्तानियों की या पंचायत से कुछ होंगे उन पे कोई इनका कुछ वो कंट्रोल नहीं था, इनको नहीं करना चाहते कंट्रोल। ऐसी एग्रीकल्चर, ठीक है। पब्लिक वर्क्स, वंस अगेन ब्रिटिश वाज नॉट इंटरेस्टेड इन द पब्लिक वर्क, सो उसने किनको दिया? ये पॉपुलर मिनिस्टर्स को। तो याद आपको ये रखना, आपको इतना सब याद नहीं रखना, ये रखना है कि सब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरीज में बांटा गया। कौन सा? रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड कौन देख रहे थे? एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स गवर्नर के साथ मिलके। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स है वो कौन देख रहे थे? पॉपुलर मिनिस्टर्स इन कोलैबोरेशन विद गवर्नर। हाँ। किनका रेशियो? ऐसा कुछ था नहीं, ये अपनी मर्जी से देख सकते मिनिस्टर्स किसमें से कितने आएंगे, ठीक है। तो वी लाइक दिस थर्ड पॉइंट, लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड। हाँ, तो वो तो था ही। फिर अब इस टाइम में देखो मिनिस्टर्स कौन चुनेगा? तो उसकी मर्जी, कितने वो उसमें से रखेगा, कितने इसमें से रखेगा, बस। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है, उसको रखने पड़ते थे। 70% जो थे, जो डायरेक्ट थे, उसमें से भी कुछ मिनिस्टर्स बनाने पड़ते थे। जितने भी थे वो उनको पॉपुलर मिनिस्टर्स कहते थे। 5 हो 10 हो, गवर्नर के पास पावर था, वो किसी को भी इन मेंबर्स में से 70%, 20%, 10% इनमें से वो किसी को भी मिनिस्टर बना सकता है, ठीक है। सो थर्ड यू विल राइट, लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड। Legislative subjects were divided into 2 categories. Were divided into 2 categories. Divided into 2 categories. आप ऐसी नोटबुक में भी लिख लेना, बीच में कॉलम डाल देना। एक साइड से one was reserved subjects, दूसरे साइड से transferred subjects. 2 categories. One is
रिजर्व सब्जेक्ट्स, अदर इज ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। तो इसमें आप लिखेंगे, इन रिजर्व सब्जेक्ट्स में आप लिखेंगे दी सब्जेक्ट्स वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय, मैं यही बता रहा हूँ, आई एम डिक्टेटिंग दिस पार्ट। मैंने पहले ही बोला है कि जितना मैं बोलूँ उतना ही लिखो आप, ठीक है। जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपको एक्स्ट्रा लिखना, मैं यहीं से बोलता हूँ कि ये खुद लिखो, ठीक है। बाकी मैं खुद डिक्टेट कर रहा हूँ। These subjects were to be administered by the governor. These subjects were to be administered by the governor with the help of executive councillors. With the help of executive councillors. इसी में आप लिखेंगे it included subjects like law and order, finance, land revenue. It included subjects like law and order, finance, land revenue, irrigation, etc. फिर दूसरे साइड से क्या था, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। इन दिस विल राइट दीज सब्जेक्ट्स वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय पॉपुलर मिनिस्टर्स among the elected members of legislative council. Among the elected members of the legislative council. Among the elected members of the legislative council. यानी कि जो पॉपुलर मिनिस्टर्स होते थे, कहाँ से आते थे? जो 70% इलेक्टेड होते थे, उसी में से पॉपुलर मिनिस्टर्स को बनाया जाता था। और कौन बनाता था? खुद गवर्नर चुनता था। 70% जो इलेक्ट हो गए, उसमें से गवर्नर की मर्जी थी किस किस को मिनिस्टर बनाएगा। आप समझ रहे हो? हाँ, इसमें आप फिर से लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। इट इंक्लूडेड सब्जेक्ट्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, industry, agriculture, public works, weights and measurements। समझा? होता है ना कि 1 kg जो स्पेसिफिक यूनिट होता है वेट्स का, kg, लीटर, ठीक है। ये डिसाइड करता है स्टेट, तभी तो स्टेट देखता है कि शॉपकीपर सही से काम करते हैं या नहीं, ठीक है, उनका वेट एंड मेजरमेंट सही चल रहा है नहीं। उस पर लॉज बनाना, जिसको पकड़ा जाता है उसकी शॉप को सील किया जाता है। देखा होगा आपने काफ़ी बार इस वीडियोस पे कि कभी कभी वो ना जब तोलते थे उसके नीचे कुछ मैग्नेट लगाते थे, वो सब, ये सब किसका काम है देखना? स्टेट का। स्टेट पकड़ेगी ऐसी चोरी और स्टेट सील करेगा ऐसे शॉप्स को। तो ये डिपार्टमेंट किसके अंडर था? ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, वेट्स एंड मेजरमेंट्स एटसेट्रा। फिर जो एक और एडिशन थी किसमें, प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव में, वो क्या था कि जब भी गवर्नर को लगेगा, ठीक है, कि मिनिस्टर सही से काम नहीं कर रहे, कौन से? पॉपुलर मिनिस्टर्स, तो उस टाइम पे गवर्नर क्या करेगा, वो सारे सब्जेक्ट्स जो है, ट्रांसफर सब्जेक्ट जो इनके अंडर है, वो अपने हाथ में लेगा। अब समझ लो, जैसे इमरजेंसी आजकल हम डिफाइन करते हैं, जब भी सेंटर को लगता है कोई स्टेट हिंदुस्तान के आईन के हिसाब से नहीं चल रहा है, वो स्टेट के पावर्स छीनते और अपने हाथ में रखते हैं सेंटर। वैसे उस टाइम पे था, गवर्नर को पावर दिया कि अगर उसको कभी लगेगा कि रूल्स के हिसाब से पॉपुलर मिनिस्टर्स काम नहीं कर रहे, कुछ कैंसिलेट ऊपर नीचे हो रहा है, तो उस टाइम पे गवर्नर जो उनको सब्जेक्ट्स दिए गए थे, कौन से? ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, वो उनसे छीने जाएंगे। वो कौन हैंडल करेगा? गवर्नर खुद करेगा।
ठीक है, दैट वाज आल्सो एडेड इनटू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. तो फोर्थ पॉइंट विल राइट in case of failure of constitutional machinery, in case of failure of constitutional machinery, यानी कि जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, उनके रूल्स थे ब्रिटिश के, उनके रेगुलेशंस थे, अगर उस हिसाब से काम नहीं कर रहे तब वो गवर्नर अपने हाथ में लेगा. In case of failure of constitutional machinery in the province, the governor can take over the administration. The governor can take over the administration of transferred subjects also. Administration of transferred subjects also. यहाँ तक समझ आपको? अभी तक हमने क्या सीखा एग्जीक्यूटिव में? चलो बताओ जल्दी से. हाँ, पहले मिनिस्टर्स दो टाइप के बनाए, कौन कौन से? हाँ, और एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स. क्या फर्क था दोनों में? चलो आप बताओ, क्या डिफरेंस थी दोनों में? पॉपुलर मिनिस्टर्स और एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स. हाँ, पॉपुलर मिनिस्टर्स अकाउंटेबल. ठीक है, उसके बाद फिर देखा सब्जेक्ट्स को भी डिवाइड किया गया दो में. किस किस में? दो में. किस किस में? क्या कहते हैं उसे? रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स. रिजर्व सब्जेक्ट्स कौन देखते थे? गवर्नर. किन के साथ मिलके? एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स के साथ. ट्रांसफर कौन देखता था? द पॉपुलर मिनिस्टर्स. ठीक है, और अगर पॉपुलर मिनिस्टर सही से काम नहीं करते, जो उनके अंडर सब्जेक्ट्स थे वो भी कौन लेता था? गवर्नर लेता था. ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट द प्रोविंसेस. हमने दो चीजें देखी. प्रोविंसेस में दो लेवल्स होते हैं, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव. दोनों में क्या ऐड हो गया? बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वी हैव बीन ऑल्सो थ्रू ऑल दीस थिंग्स. अब आते हैं कहां पे? सेंट्रल गवर्नमेंट पे. अब सेंटर में भी दो चीजें होंगी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव. जैसे है वहां पे लेजिस्लेचर क्या कहते हैं? वहां पे लेजिस्लेचर में कौन होते हैं? सेंटर में एमपीज. जैसे स्टेट में एमएलएज, वहां पे कौन? एमपीज. और बाकी एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स. जैसे यहां मिनिस्टर्स, सेम कहां पे? सेंटर में भी सेंट्रल मिनिस्टर्स. तो वही हम देखेंगे सेंटर पे क्या था, जो चीजें इस ऐड की किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में. सबसे पहले हम देखेंगे लेजिस्लेचर सेंटर का. कैसा लेजिस्लेचर बनाया गया सेंटर में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. इसने पहली जो इंट्रोड्यूस किया सेंटर पे लेजिस्लेचर में, वो क्या था? दैट वाज बाइकैमरलिज्म. अब ये बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है? दो हाउसेस बनाना. जैसे आजकल इंडिया में सेंटर में दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा है, उसे कहते हैं बाइकैमरलिज्म. यानी कि दो हाउसेस है. लोकसभा में कौन बैठते हैं? एमपीज. राज्यसभा में कौन बैठते हैं? राज्यसभा में वहां पे भी एमपीज ही बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, लोकसभा में भी एमपीज बैठते हैं, राज्यसभा में भी कौन बैठते हैं? एमपीज ही बैठते हैं. तो फर्क क्या है? क्यों अलग अलग दो हाउसेस बनाए गए जिसमें एमपीज ही बैठते हैं दोनों हाउसेस में? तो फर्क क्या है? इनडायरेक्ट. अब ये क्या मतलब होता है? जो लोकसभा में एमपीज बैठते हैं उनको लोग चुनते हैं. जैसे यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन थे जेएनके में लास्ट ईयर, फिर लोगों ने वोट किया, अपने अपने एमपी चुने. जैसे 4 एमपी शायद जेएनके से गए थे, 4 कि 5 ऐसे 4. हाँ, 4 एमपीज गए थे. कहाँ से? जेएनके से. वो किसने वोट किया? हम लोगों ने. जो अबाउट द एज ऑफ 18 थे, सबका हक था वोट करने के लिए. वैसे एमपीज जिनको लोग डायरेक्टली चुनते हैं वो कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में बैठते हैं. फिर जो रहे राज्यसभा के एमपीज, वो कहाँ से आते हैं? अब जो राज्यसभा में, देखो मैं फिर से बता रहा हूं, अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूं, फिर आप ये भी समझोगे कि क्या ये तब से ही आया है. जो बाइकैमरलिज्म ये इस साल से इंट्रोड्यूस हो गया. किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से. अभी क्या है? हमारे पास दो हाउसेस है. वन इज लोकसभा एट द सेंटर, अदर इज राज्यसभा. स्टेट्स में, ये देखो ये सेंटर की बात यहां पे. स्टेट्स में क्या होता है? स्टेट्स में आजकल क्या है? स्टेट में क्या है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज.
आजकल की बात कर रहा हूं। यहां कौन बैठते? ML, इनको कौन चुनते? लोग। ठीक है, यहां पे कौन बैठते? MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको कौन चुनते? लोग चुनते। यहां भी कौन बैठते? MPs। अभी इन पे बात करेंगे। यहां तो हमने जान लिया जो भी लोकसभा में MPs बैठते हैं ये डायरेक्टली लोग चुनते हैं, लेकिन जो यहां MPs बैठते हैं ये कहां से आते हैं? इनको चुना जाता है इससे। यानी कि जो MLAs बैठे हैं कहां पे? स्टेट्स में, वो आपस में वोटिंग करते हैं, फिर चुनते हैं किसको? MPs ऑफ राइट। ऐसा जरूरी है कि वो आपस में ही चुने? ऐसा नहीं कि कोई MLA ही बनेगा, ऐसा नहीं है। उसमें जो बाकी मेंबर्स होंगे किसमें? लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो किसी को भी चुन सकते हैं। यानी कि MLAs ही वोट करते हैं, लेकिन वोट कौन करेंगे? MLAs वो चुनेंगे कि हम किसको भेजना चाहते हैं राज्यसभा में एज एन MP। अब समझ लो, तो यहां पे जो MPs बैठते हैं ये क्या है? ये किस इलेक्शन से आते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये किस इलेक्शन से आते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन। ये फर्क है बिटवीन द MPs। लेकिन हाउसेस कितने? 2 है, और इसी सिस्टम को कहते हैं बाइकैमरलिज्म। तो यही बाइकैमरलिज्म कब आ गया? 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। तो सेंटर की बात हम कर रहे थे, बाइकैमरलिज्म। अब बाइकैमरलिज्म का मतलब इनका था उस टाइम पे कि एक तो हाउस बनेगा जो लोअर हाउस होगा, जैसे आजकल हम बोलते हैं लोकसभा को लोअर हाउस, या उसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, या उसको बोलते हैं पॉपुलर हाउस। तो इन्होंने वही कहा, एक तो बनेगी लेजिस्लेटिव असेंबली, कहां पे? सेंटर में। ठीक है, या इसी को बोलेंगे हम लोअर हाउस। इन्होंने वहीं से कहा इसमें कितने MPs बैठेंगे। ये खुद इस एक्ट में लिखा था कि कितने लोग बैठेंगे यहां पे एज दी MPs, यानी कि इस हाउस के मेंबर्स कितने होंगे? इन्होंने कहा 145 मेंबर्स। कितने होंगे? 145 मेंबर्स होंगे। और दूसरा जो हाउस बनाया उन्होंने, दैट वाज दी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसको बोला गया। सेम ऐसी जैसे आज है। आज राज्यसभा को क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोअर हाउस। तो ये वहीं से आया हुआ है। इस टाइम से ही इसका जनरेशन हो गया, किसका? लोकसभा और राज्यसभा का, लोअर हाउस एंड द अपर हाउस। लेकिन इसके भी मेंबर्स इन्होंने खुद बताए वहीं से कि कितने मेंबर्स आएंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स में। तो इन मेंबर्स जो डिसाइड किए वो कितने थे? 60 मेंबर्स बैठेंगे कहां पे? इन दी लोअर हाउस या इन दी अपर हाउस। ठीक है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद दिया किसका? कि इन 145 में से कौन कहां से आएगा। ये इस एक्ट में वहीं से लिखा था, आउट ऑफ दिस 145 जो है इसमें से, अगर मैं इसका लेट मी राइट इट इन डिफरेंट वे, व्हाट आई मेंशन्ड, 2 हाउसेस होंगे। कौन कौन सा? एक तो लोअर हाउस, इसमें कितने मेंबर्स होंगे? 145। इसमें रखे गए 145 मेंबर्स, और रखा गया अपर हाउस, या जिसको हमने काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा। इसमें कितने मेंबर्स रखे गए? 60 मेंबर्स। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इन मेंबर्स ये कहां से आएंगे, कैसे होंगे? ये 145 का जब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसमें बोला गया कि 41 मेंबर्स जो होंगे ये क्या होंगे? ये होंगे नॉमिनेटेड। और नॉमिनेट कौन करेगा? सेंटर में कौन है? वाइसरॉय। सेंटर में हेड कौन है? वाइसरॉय है। वही हमने सीखा है ना, ये हमने पढ़ी है ये चीज है। ठीक है, तो 41 होंगे इस 145 में से। 41 क्या होंगे? नॉमिनेटेड होंगे। और बच्चे कितने फिर? आउट ऑफ 145 जो 41 निकालेंगे तो कितने बचेंगे? 104। ये क्या होंगे? ये क्या होंगे? नॉमिनेटेड होंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर आउट, अब देखो ये तो पता है, ये वाइसरॉय जिसका जो मन होगा उसको चुनेगा एज द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस। लेकिन जो इलेक्टेड होंगे ये कहां कहां से आएंगे? ठीक है, एक तो इसमें से 104 से, इसमें से पहले 52 मेंबर्स कहां से आएंगे? जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से। इनके लोग इलेक्शन ये करेंगे, जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगे, वो चुनेंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा MP बनेगा, कौन सा मेंबर होगा, किसके लिए? फॉर द लोअर हाउस। तो 52 कहां से आएंगे? जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि डिफरेंट एरियाज आएंगे जिनको लोग खुद चुनेंगे इलेक्शन से एज द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस। ठीक है, तो 30 इसके बाद नेक्स्ट 30 ये आएंगे किस कम्युनिटी से? ये आएंगे मुस्लिम कम्युनिटीज से, यानी कि अलग से मुस्लिम्स के लिए रखे गए सीट्स। कितनी सीट्स? 30 सीट्स। ये आएंगे कहां से? मुस्लिम कम्युनिटीज से। 9 इसके बाद 9 सीट्स
ये चुनेंगे कौन? बाई यूरोपियंस। का मतलब क्या है? आप देखो, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं यहाँ पे डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज आई थी। पोर्तुगीज आए थे, डच आए थे, डैनिश आए थे, फ्रेंच पीपल आए थे। इंग्लिश तो वो रूल ही कर रहे थे, ठीक है। जो अब उसमें से कुछ लोग यहाँ बस रहे थे, वो यहीं रहे, उनने शादियाँ यहीं पे की थी, वो यहीं पे रह रहे थे, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन जरूरी थी। तो कहा 9 सीट्स कहाँ से आएंगे? उन यूरोपियन कम्युनिटी से जो यहाँ पे बस रहे, अब जो यहाँ पे रह रहे हैं। तो 9 सीट्स उनको भी दी गई, किसमें? लोअर हाउस में। फिर और 7 सीट्स, हम डिस्ट्रीब्यूशन किसका कर रहे हैं? 104 सीट्स का, ठीक है। तो 7 सीट्स कौन फिल करेंगे? बाय, इनके साथ अलग रिश्ता था ब्रिटिश का, ठीक है, तो इनके साथ तो अच्छा करना ही था। तो 7 सीट्स किसको मिली? लैंड लॉर्ड्स को, ठीक है। तो इसके बाद और 4 सीट्स, अभी 104 बराबर नहीं हो गया, ठीक है। 4 सीट्स कहां से आएंगी? बाय इंडियन कमर्शियल इंडस्ट्री। क्या मतलब होगा इसका कमर्शियल इंडस्ट्री का? बिजनेस हाउसेस, जो इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होगा, तो वो कितनी सीट्स चुनेंगे? 4 मेंबर्स वहां से आएंगे। तो बचे कितने? लास्ट में बचे 2 मेंबर्स, 2 सीट्स। ये आएंगे कहां से? बाय सिख कम्युनिटी, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स था किसमें? लोअर हाउस में। बट आई मेंशन बाइकैमरलिज्म में क्या किया? सेंटर के लेजिस्लेचर में 2 हाउसेस बनाने की बात की। एक तो लोअर हाउस बनाया और तो अपर हाउस बनाया। लोअर हाउस में मेंबर्स कितने रखे गए? 145, जो इस एक्ट में वहीं से लिखा था। उस 145 मेंबर्स में से 41 क्या थे? नॉमिनेटेड थे। 104 क्या थे? इलेक्टेड। नॉमिनेटेड को कौन चुनता था? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और इलेक्टेड जो उसका रिप्रेजेंटेशन था वो क्या था? 52 जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग वोट करेंगे उनके लिए। 30 सीट्स होंगे वो मुस्लिम कम्युनिटीज वोट करेंगे उनके लिए। ऐसी 4 जो 9 सीट्स है वो यूरोपियन कम्युनिटीज चुनेंगे आपस में। और उसके बाद 7 सीट्स होंगी कौन? लैंडलॉर्ड्स से आएंगे। 4 सीट्स बाय इंडियन कमर्शियल इंडस्ट्री होगा एंड 2 सीट्स फ्रॉम द सिख कम्युनिटी। दैट वाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट्स। कौन सी सीट्स? 104 सीट्स का, ठीक है। पहले ये लिखो, क्या डिस्कस करें हम? राइट इट डाउन। लेजिस्लेचर में आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर। इन दिस विल add first point as act introduced bicameral legislature, act introduced bicameral legislature at center, bicameral legislature at center, that is points में लिखेंगे legislative assembly, that is legislative assembly, और ब्रैकेट्स में वहीं पे ऐड करेंगे लोअर हाउस, इसे कहते थे लोअर हाउस विथ 145 मेंबर्स। वहीं पे आप लिखेंगे लोअर हाउस विथ 145 मेंबर्स। सेकंड, काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन ब्रैकेट्स अपर हाउस विथ 60 मेंबर्स। अपर हाउस विथ 60 मेंबर्स। तो फिर आप दूसरा पॉइंट जो ऐसे लिखेंगे आप, यू विल क्रिएट द कॉलम, ठीक है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। तो ऐसे ही मेंबर्स दिखाओगे 145 मेंबर्स, इसमें से 41 नॉमिनेटेड। यहां पे लिखेंगे भी हम नॉमिनेट कौन कर सकता है? भाई वाइसरॉय। ये लिखना शुरू किया आपने? ऊपर करूं मैं इसको? इलेक्टेड है ये।
यहाँ पे मैंने गवर्नर जनरल भी लिखा, मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, क्यों लिखा मैंने और गवर्नर जनरल? क्योंकि वो दोनों काम करता था। हाँ, वॉइस रॉय ही कौन था? वॉइस रॉय वो था किसके लिए? क्राउन के, ठीक है। पार्लियामेंट के लिए वॉज गवर्नर जनरल, सो एक ही पर्सन था, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली गवर्नर जनरल, क्योंकि ये कौन सा काम कर रहा है? ये पार्लियामेंट वाला काम उनके अंडर है। तो मेजरली अगर मैं बोलूँ ये गवर्नर जनरल ही बोला जाएगा इस टाइम पे, क्लियर है ना? तो इसके बाद आते हैं हम किस पे? ऑन दी हाँ, उस पर आएंगे हम, लेट मी फिनिश। वहीं पे हम ये डिस्कस करेंगे कैसे आया, कौन था। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है जो आपने सवाल पूछे, क्योंकि इसमें इंडियन भी पूछते हैं, ब्रिटिश लास्ट कौन था, इंडियन लास्ट कौन था, तो ये बहुत कंफ्यूज करता है फिर। तो लेट वी कंप्लीट दीज थिंग्स इन फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। हाँ जी, तो नेक्स्ट साइड जो था वो कौन सा था? अब आते हैं अपर हाउस में। अपर हाउस में क्या बोला गया? कितने टोटल मेंबर्स थे? 60। इसमें से बोला गया कि 26 ये क्या होंगे? फिर से वही बाय नॉमिनेट करेगा कितने? 26। और बाकी बचे कितने? 34। ये क्या होंगे? इलेक्टेड होंगे। अब जो नॉमिनेटेड कौन करेगा? गवर्नर जनरल। इसमें भी डिवीजन किया गया, इसमें से 20 होंगे ऑफिशियल्स और बचे कितने? 6। वो क्या होंगे? नॉन ऑफिशियल्स, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन था। ऑफिशियल से अक्सर चुनते थे कौन? ब्रिटिश को ही। नॉन ऑफिशियल इंडियंस को चुनते थे, ठीक है। मैं अपर हाउस की बात कर रहा हूं। 26 सीट्स कौन चुनेगा आउट ऑफ 60? गवर्नर जनरल। उन 26 में से 20 होंगे कौन? ऑफिशियल्स, 6 होंगे नॉन ऑफिशियल। बच्चे कितने फिर? 34। 34 की जब बात आई, 34 में जब डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जैसे हमने लोअर हाउस में देखा था, ऐसी अपर हाउस में 34 में से बोला गया कि इसमें से 20 जो है वो जनरली आएंगे, जनरल इनको लोग चुनेंगे जनरली। इसके बाद 10 सीट्स चुनेंगे कौन? मुस्लिम्स। फिर से किसमें? अपर हाउस की बात कर रहा हूं। ऐसे ही फिर 3 सीट्स चुनेंगे, सेम वही फिर से कौन? यूरोपियंस, ठीक है। और फिर उसके बाद कितना बचा? हाँ, 1 सीट बाय 6। ये डिस्ट्रीब्यूशन किसका था? अपर हाउस का। सो हम बोल सकते हैं कि इस टाइम पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो लोअर हाउस है अपर हाउस है, 1909 एक्ट में सिर्फ किसको मिला था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन? मुस्लिम्स को, सेपरेट इलेक्टोरेट। तो अभी कितनों को मिल रहा है? 6 को मिल रहा है, यूरोपियंस को मिल रहा है, यानी कि क्रिश्चियंस को मिल रहा है, और एंग्लो इंडियंस। ये वो इंडियंस है जिनने यहाँ पे, वो ब्रिटिश है जिनने यहाँ पे शादी की, या वो यूरोपियंस है जिनने यहाँ पे शादियां की और यहाँ पे बस गए। तो एंग्लो इंडियंस उन्हीं को बोलते थे, ठीक है। या वो ब्रिटिश लोग जिनने यहाँ पे शादियां करके जो सेटल हो गए, जिनके बच्चे फिर यहीं पैदा हो गए, दे आर कॉल्ड एज एंग्लो इंडियंस। तो उनको भी क्या मिली? रिप्रेजेंटेशन मिली। 6 को अलग से मिला और क्रिश्चियंस को अलग से मिला, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसमें इन दी अपर हाउस लाइक दिस 60 मेंबर्स, राइट डाउन द डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, 20 जनरली। लिखा ये सबने? ये समझ आ रहा है? टफ लग रहा है अभी आपको ये? तो एक बार बुक भी पढ़ लेना, फिर देखना वहां पे कैसा लिखा हुआ है, स्पेक्ट्रम और एनी ऑफ द बुक्स। गो थ्रू दिस एक्ट।
काफ़ी स्टूडेंट्स पहले बोलते थे जो पॉलिटी शुरू की गई थी दैट वाज डायरेक्टली फ्रॉम द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो पहला चैप्टर है लक्ष्मीकांत बुक का, तो काफ़ी आप में से बोलते थे वो पढ़ाया नहीं गया, तो ये वो सब वही है। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर है लक्ष्मीकांत बुक का, ठीक है, वहाँ पे उतना नहीं लिखा हुआ जितना आप यहाँ पे अभी लिख रहे हो। डिफरेंट एक्ट्स, हाँ जी लिखा है। अब देखो हमने देखा कि 2 हाउसेस हमारे पास आगे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, ठीक है। अब हमने देखा कि है कौन यहाँ पे मेंबर्स बैठते हैं, मेंबर ऑफ लोअर हाउस, मेंबर ऑफ, लेकिन कितने टाइम तक, कोई टाइम टेन्योर तो होगा ना, कि ऐसा नहीं है ना कि एक बार मेंबर बन गया तो फिर पूरी जिंदगी जब तक वो जिंदा है तब तक मेंबर रहेगा। जैसे आजकल जो एमपीज बनते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, वो किसी टेन्योर के लिए बनते हैं, 5 साल के लिए, ठीक है। कहाँ पे? लोकसभा में। जब कोई एमपी ऑफ लोकसभा बनता है वो 5 साल के लिए बनता है, जब कोई एमपी ऑफ राज्यसभा बनता है वो 6 साल के लिए बनता है, तो टेन्योर है। तो ऐसे ही इन हाउसेस के लिए भी क्या था? टेन्योर था। अगर हम देखें जो एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स था, अपर हाउस, यहां पे टेन्योर था 5 ईयर्स। जब भी कोई मेंबर बनता था किसका? अपर हाउस का, 60 मेंबर्स, ये कितने साल के लिए बनते थे? 5 साल के लिए। तो रही बात किसकी? लोअर हाउस की, यहां पे कितने साल के लिए होगा? इट वॉज ओनली फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए जब कोई मेंबर बनता था, फॉर 3 ईयर्स बनता था, 3 साल के बाद वो रिटायर होता था वहां से, फिर नए मेंबर्स को चुना जाता था। और यहाँ पे कितने साल? 5 साल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, टेन्योर ऑफ द लोअर हाउस एंड द अपर हाउस। नहीं, ये सब होते थे 3 साल के बाद सब खाली हो जाता था। हाँ हाँ भाई, खाली, फिर से नए चुनते थे। कौन? ये गवर्नर जनरल फिर से नए मेंबर्स चुनता था, और डिस्ट्रीब्यूशन यही था, सेम ऐसे ही था, ठीक है। तो आज लोकसभा 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाती है, और राज्यसभा डिसॉल्व कभी नहीं होता है। राज्यसभा में हर 2-2 साल के गैप के बाद 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं, तो वहां पे फिर नए मेंबर्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है। अभी आप पॉलिटी में पढ़ोगे द लेजिस्लेचर, ठीक है, पूरा जो सेंटर है और स्टेट है, वहां पे अभी पूरा डिस्कस करोगे कि कैसे होता है ये, कैसे मेंबर्स आते हैं, कहाँ से मेंबर्स आते हैं, और कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो हमारा बेसिक था यहाँ पे, आई हैव क्लियर्ड ऑल दोज थिंग्स। हाँ, वन मोर दिस पॉइंट्स नीड्स टू बी ऐड। इस साइड से आप फिर से लिखेंगे कॉलम में, एक दिस और पॉइंट ऐड करेंगे आप किसमें? लोअर हाउस में। द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस हाउस, the tenure of members of this house, the tenure of the members of this house was 3 years, और जो ये सामने वाला हाउस है अपर हाउस, यहां पे लिखोगे the tenure of the members of this house was 5 years. Was 5 years. तो लास्ट पे जनरली एक पॉइंट लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट वन मोर पॉइंट। सो वी कैन से दैट दिस एक्ट extended communal electorate, so we can say that this act extended communal electorate to Christians, extended communal, COMMUNAL, communal electorate to Christians, 6 and Anglo-Indians. यूरोपियंस में ही आएंगे ना, मिक्स यूरोपियंस। इसमें कुछ होते थे जिनने शादी यहाँ पे नहीं की लेकिन रह रहे यहाँ पे, कुछ होते थे जिनने शादी की यहाँ पे, जो यहाँ पे फैमिली के साथ सेटल है, उनको एंग्लो इंडियंस कहा गया, ठीक है। क्रिश्चियंस, 6 एंड एंग्लो इंडियंस। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लेजिस्लेचर ऑफ सेंटर। तो अभी हमारे पास क्या बचा है? कुछ और बचा अभी? एग्जैक्टली तो डिस्कस किया नहीं भी सेंटर का, कैसे नहीं बचा? We have only discussed legislature of the center. We are left with one more thing, that is executive. But I am stopping the class here. कल हम डिस्कस करेंगे the executive of the center. उसी के बाद हम देखेंगे जो गांधीयन फेज इंडिया में शुरू हो गया था. We'll start with that phase. Thank you for today.